हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो साइंस से है क्लास 10th के लिए उसको करेंगे। सबसे पहले इंस्टेंट भारत एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न क्या है? जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार जो है अम्लीय क्यों नहीं होता है? मतलब कि जल जब उपस्थित रहता है अनुपस्थित रहता है तो जो अम्ल है उसका व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिख रखे हैं। क्या लिखे हैं? अम्लों का अम्लीय व्यवहार हाइड्रोजन आयन H+ जो एक्वस फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? अम्ल का अम्लीय व्यवहार हाइड्रोजन आयन H+ के कारण होता है। अम्ल केवल जल में विलय होने पर ही हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। जो अम्ल होते हैं वो जल में जब विलय होते हैं तभी जो है क्या करते हैं? अम्लीय आयन जो है उत्पन्न करते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? जल की अनुपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन की जो है उत्पन्न जो है नहीं करते हैं और इस कारण से अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं होता है। जैसे क्या होता है? जैसे जल होता है H2O, ठीक है। तो जब इसमें अम्ल को डाला जाता है तो ये H टूट के H+ आयन जो है जब निकलता है तभी तो अम्लीय व्यवहार होता है ना। तो ये कब निकलेगा? जब जल रहेगा तब ही रहेगा निकलेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक जलीय विलयन में अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित नहीं करते हैं? अल्कोहल है और ग्लूकोज है, ऐसे यौगिक जो है जो अम्लीय गुण इसमें होते हैं, ठीक है। ये जो है अम्लीय गुण क्यों नहीं प्रदर्शित करते हैं जल में डालने पे? तो इसका आंसर देख लेते हैं। HCl HNO3 यदि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जो HCl और HNO3 होते हैं ना, इसको जल में डाला जाता है तो ये क्या करते हैं? H+ आयन देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन। लेकिन जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते। जब इसको डाला जाता है जलीय विलयन में तो ये हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करता है, इसीलिए अम्लीयता जो है अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या है? अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में। क्यों? अम्ल को जो है तनुकृत करना किया जाता है तो अम्ल को जो है जल में डालना चाहिए, क्यों नहीं अम्ल में जो है जल को मिला दिया जाए, ठीक है। जल को जो है क्या किया जाए? अम्ल में मिला जाए। क्यों? जैसे एक गिलास है, ठीक है, इसमें जो है अम्ल पहले भर के ऊपर से जल क्यों नहीं मिलाना चाहिए? कभी भी कैसे मिलाया जाता है? एक गिलास है उसमें पहले जल ऊपर से अम्ल डाला जाता है, क्यों? ठीक है, ये अम्ल और यहाँ पे जल, ये जो है चीजें नहीं होता है, ये होता है, ठीक है। ये फिगर से जो है आप लोग आराम से समझ गए होंगे, राइट। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। इसके आंसर के लिए दूसरे पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे दिया गया है। आंसर बाबू क्या दिया हुआ है? सांद्र अम्ल को जल में मिलाकर तनु करते हैं। सांद्र अम्ल में जल जो है मिश्रित करने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होता है, ठीक है। सांद्र अम्ल में जो है, जैसे कभी भी जो है हम लोग यहाँ पे अम्ल ले लिए, इसमें जल मिलाते हैं ना तो इसमें से ऊष्मा निकलता है, ठीक है। अगर जल यहाँ पे मिलाया जाता है और फिगर आप लोग को दिखा दूं, जल मिलाया जाता है तो इसमें से अत्यधिक ऊष्मा निकलता है, ठीक है, जिसमें ऊष्मा की काफी अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, अतः ऊष्मा ज्यादा मात्रा में निकलता है। इसीलिए क्या? फर्स्ट, जब सांद्र अम्ल को जल में डालते हैं तो ऊष्मा धीरे धीरे निकलती है। अगर हम लोग जो है पहले यहाँ पे जल डाल दे, उसमें अम्ल डाले ना, तो ऊष्मा जो है इसको हीट करते करते धीरे 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 निकलती है। और वही अम्ल में जल डालते तो अचानक से ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, और आसानी से जल अधिक मात्रा में अवशोषित हो जाती है। सेकंड क्या है? यदि जल को सांद्र अम्ल में डालते हैं तो ऊष्मा की एक बड़ी मात्रा तुरंत उत्पन्न होती है। यह ऊष्मा जल की कुछ मात्रा को विस्फोट के साथ माप में परिवर्तित कर देती है, जो अम्ल को हमारे चेहरे कपड़े पर उछाल सकता है, अतः अम्ल जलन और जो है उत्पन्न कर सकता है। जैसे अगर हम लोग पहले जो है उसमें सांद्र अम्ल डाल दिए, ऊपर से जल डाल रहे हैं, तो यहाँ पे विस्फोट हो सकता है और विस्फोट होने से छींटे जो उड़ेगी वो हमारे कपड़े पे, शरीर पे लग सकता है। इसके लिए जो है ये क्रिया नहीं किया जाता है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बाबू, देख लेते हैं क्या है। सोने से मिश्र धातु कैसे तैयार की जाती है? जो सोना होता है उससे मिश्र धातु कैसे तैयार किया जाता है? चलिए देखते हैं आंसर। सोने की, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोना की मिश्र धातु शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ठीक है। जो सोना रहता है ना वो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है।
किंतु ऐसा सोना अत्यंत मुलायम होने के कारण आभूषणों के निर्माण के लिए अनुपयुक्त होता है। ये सोना इतना मुलायम होता है ना कि जो है इसको मतलब क्या इसको बोला जाए, तुरंत कट सकता है, बिल्कुल ही मुलायम रहता है, तुरंत किधर भी मुड़ सकता है। तो वैसा आभूषण बनेगा, कोई सोएगा मुड़ जाएगा, है ना। तो उसके लिए क्या किया जाता है, आभूषण के निर्माण के लिए 22 कैरेट सोना उपयुक्त होता है। इसमें जो है 22 कैरेट सोना किया जाता है, इसको सबसे पहले मिक्स करके। 22 कैरेट सोना का अर्थ है कि, इसका अर्थ हम लोग अब समझ लेते हैं दूसरे पेज पे, ठीक है। इसका अर्थ है कि इसमें क्या चीज, सोना में 22 भाग सोना और 2 भाग सिल्वर, ठीक है, इसमें चांदी या फिर कॉपर यानी सीयू मिश्रित किया जाता है। सोना जो होता है 24 कैरेट ना, इसको 22 कैरेट करने के लिए क्या किया जाता है, 22 कैरेट सोना प्लस दो भाग जो है क्या चीज, ठीक है, 22 भाग सोना और 2 भाग क्या चीज, या तो सिल्वर या तो कॉपर मिलाया जाता है, ठीक है, सिल्वर या कॉपर मिलाया जाता है। 5 नंबर देखते हैं, आवर्त सारणी के लघु आवर्त और दीर्घ आवर्त का क्या है, उनकी जो है संख्या लिखे। आवर्त सारणी में लघु आवर्त और दीर्घ आवर्त क्या होता है, ये चीजें बताना है, ठीक है। आंसर देखते हैं, आवर्त सारणी की 36 कतारें जिसको कि आवर्त बोलते हैं, ठीक है, 36 कतार जिसको आवर्त बोलते हैं, आवर्त कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त है। आवर्त क्या होता है, जैसे आवर्त सारणी कुछ ऐसा है, ठीक है, ये सैंपल के लिए बना रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो जो ये भाग है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक काउंट किया जाए तो ये कितना है, 7 ठो है, 7 ठो है, ठीक है। द्वितीय और वृतीय आवर्त में प्रत्येक में 8 तत्व है, ठीक है। द्वितीय और जो है द्वितीय और वृतीय आवर्त में प्रत्येक में 8 तत्व है, ये लघु आवर्त कहलाते हैं, ठीक है। जिसमें 8 तत्व रहते हैं वो लघु आवर्त कहलाते हैं। चतुर्थ एवं उनके बाद सभी आवर्त में जो है दीर्घ आवर्त जो है कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि लघु आवर्त की संख्या 2 और दीर्घ आवर्त की संख्या 4 है, ठीक है। दीर्घ आवर्त इसमें 4 होते हैं और लघु आवर्त 2 होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें समझने वाली है। बाकी नोट्स आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू, बहुत महत्वपूर्ण। वन संपदाओं पर निर्भर किन्हीं 2 उद्योगों के नाम बताइए। ऐसे उद्योग जो वन संपदा पे निर्भर है, कौन कौन सा है। वन संपदा पर निर्भर उद्योग निम्न है, एक तो लकड़ी उद्योग, दूसरा माचिस उद्योग, कागज उद्योग आदि, ठीक है। मैं 3 बता दिया हूँ, 2 का ही एग्जाम्पल दिया जाता है। लकड़ी का कोई भी काम होगा वो वन संपदा पे रहेगा। माचिस जो बनता है वो किस पे, वन से ही तो बनता है, लकड़ी काट के। कागज भी इसी से बनता है, ठीक है। 7 नंबर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू, ये जितने क्वेश्चन बताया जा रहा है ना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। भोजन को दुर्गंधित होने से, मतलब भोजन जो वास करने लगता है ना, दुर्गंधित होने से रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे भोजन सेफ रहे। तो भोजन को दुर्गंधित होने से रोकने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। उपाय एक बार हम लोग देख लेते हैं। बहुत मज़ा से आप लोग का क्लास चलता है, ये क्लास का नया तरीका हम लोग निकाले हुए हैं, पसंद आए तो बताइएगा, ठीक है। क्या क्या है बाबू, पहला है बचे हुए भोजन को क्या करें, प्रशीतक में रखना चाहिए। प्रशीतक मतलब जो स्टोर करके बढ़िया से, ठीक है। दूसरा क्या है बाबू, अधिक मसालेदार खाना बनाने से बचना चाहिए। जो ज़्यादा मसालेदार खाना होते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, भोजन को स्वच्छ एवं कीटाणु रोधी बर्तन में रखना चाहिए। जो भी भोजन है उसे साफ बर्तन में जिसमें कीटाणु न हो इसमें रखना चाहिए। छठा क्या है, भोजन रखने की जगह साफ और हवादार होना चाहिए। भोजन ऐसे रखे जहाँ पे हवा लगे, बेटर जगह हो, ठीक है। पांचवा, भोजन को जो है जालीदार बर्तन से ढकना चाहिए। भोजन को एकदम बंद कर देंगे तो बास देने लगेगा, इससे बास जो है बच जाएगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू, इसको देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, उभयधर्मी पदार्थ किसे कहते हैं, साधारण व्याख्या कीजिए। उभयधर्मी पदार्थ किसे कहते हैं, इसका व्याख्या करना चाहिए। तो बाबू मैं आपको बता दूं, जिसमें अम्ल और क्षार दोनों चीजें रहता है वो उभयधर्मी कहलाता है। चलिए हम लोग उदाहरण आंसर की तरफ से देखते हैं। उभयधर्मी पदार्थ उसे कहते हैं जो अम्ल एवं क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है, जैसे जिंक, एल्युमिनियम और कांच। वैसे पदार्थ जो अम्ल के साथ भी और क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है वो सब क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी। जैसे जिंक है, एल्युमिनियम है, कांच है, ठीक है। चलिए 9 नंबर देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है, संक्षारण क्या है, उदाहरण समझाइए। संक्षारण क्या होता है बाबू, संक्षारण मतलब मूर्छा, जो नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना, मूर्छा ध ले हाय, तो वही जो मूर्छा है ना जो पकड़ लेता है उसे ही संक्षारण बोलते हैं। क्या है आंसर, संक्षारण जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित हो जाती है
और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत संक्षारण के उदाहरण है। जैसे लोहा के ऊपर भूरा भूरा कलर का चढ़ जाता है, वो भी एक उदाहरण है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो चांदी के ऊपर काली परत पड़ जाती है। चांदी का पायल लोग पहनते हैं, उस पर कैसे ब्लैक 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 हो जाता है ना, वो ब्लैक कलर में जाने लगता है व्हाइट से, तो वो चीजें है। या फिर कपर होता है ना, आप लोग के घर में अगर कोई कपर का चीजें होगा, ज्यादा दिन से धरा होगा, देखिएगा ना अंदर में ग्रीन 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 हो जाएगा है, हल्का हल्का, है ना, वही संक्षारण होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। दो और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू। 10 नंबर, क्षार धातुओं के नाम लिखें, इन्हें आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में क्यों रखा गया है। क्षार धातु के नाम लिखना है और उसको आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में क्यों रखा गया है ये भी बताना है। ठीक है, आंसर, क्षार धातुएं निम्न है, जैसे लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, इसका एग्जाम करने का, वो याद करने का तरीका होता है हली ना करब सफर। ठीक है, हली ना करब सफर, ठीक है, सफर। तो इसमें जो है क्या है, क्षार धातु, तो हीलियम को हटा दीजिए, हीलियम गैस है। ठीक है, इसको हटा के बाकी देखेंगे तो ली ना करब सफर। ठीक है, ली मतलब हली ना करब सफर, तो ली का मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। याद भी हो गया। ठीक है, ये क्या चीज होते हैं बाबू, ये चीज जो है तो होते हैं वो क्षार धातु है। ठीक है, जिसे कि एक ही सारणी में रखा गया है, आवर्त सारणी में। ठीक है, एक ही वर्ग में रखा गया। वर्ग क्या होता है अभी बता दूं, तो जो आवर्त सारणी होता है ना, आवर्त सारणी जो होता है, इधर का जो होता है आवर्त और ऊपर से काउंट किया जाता है, ये होता है वर्ग। आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जो मॉडर्न आवर्त सारणी उसमें कितने वर्ग है। ठीक है, चलिए 11 नंबर, अपमार्जकों ने साबुन का स्थान क्यों ले लिया। जो अपमार्जक था वो साबुन का स्थान क्यों ले लिया, तो चलिए देखते हैं। अपमार्जक क्या होता है, सरफ। ठीक है, अपमार्जक की रासायनिक प्रकृति साबुन से भिन्न होती है। यह सफाई के लिए साबुन से अच्छा पदार्थ है, चूंकि यह शीघ्र ही घुल जाता है तथा कठोर जल के साथ अविलय कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम लवण नहीं बनाता है, अतः कठोर जल के साथ भी खूब झाग देता है। ये जो है नॉर्मल जल के साथ भी जब इसको सरफ को डाला जाता है, देखते हैं ना, हाथ से ऐसे हिला दीजिए तो पूरा झाग से भर जाता है ना, तो झाग से भर जाता है तो कपड़ा धोने में भी मस्त रहता है। यही कारण है कि अपमार्जक जो है साबुन को, हाथ पहले क्या करते थे ना लोग, कपड़ा लेके साबुन से मलते थे, अभी अपमार्जक सरफ में डालते हैं, नॉर्मल कपड़ा ऐसे करते हैं, साफ हो जाता है। हाँ, तो ये चीजें था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय श्री राम।